in the game. It's carry played very well. Labuschagne game on the losing side. तो अच्छा लगा आप लोग जुड़े। दूसरा है कि ना, मैंने देखा हमारे विद्यार्थियों के अंदर लोग फोन करके भी पूछते हैं और मेल पर भी पूछते हैं। उनके मन में एक कंफ्यूजन है। मैं ग्रहों का एक दूसरे से स्थिति को समझाता हूं कि ये 2-12 में है, ये समसप्तक में है, ये 3-11 में है, ये 4-10 में है, ये पंचम नवम में है और ये षडाष्टक में है। ये ग्रहों से एक दूसरे की स्थिति है। अब क्या इसमें हम बताते हैं कि 3-11 की स्थिति बड़ी अच्छी है और षडाष्टक की स्थिति बहुत खराब है, तो ये सही है, ये गलत नहीं है कि षडाष्टक की स्थिति अच्छी होती है, षडाष्टक की स्थिति खराब होती है। उन दशाओं में हमें कुछ न कुछ कष्ट उठाना ही पड़ता है, कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हमें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हमें कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला तो ये हो जाता है। ठीक है। दूसरा है, हाँ, उसको ये सोचो कि नहीं था। दूसरा है कि क्या सिर्फ षडाष्टक की ही दशा परेशान करेगा या 3-11 वाला भी परेशान कर सकता है। और तीसरा है कि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम है कि छठे आठवें की दशा और षडाष्टक की दशा क्या सेम होती है। ये 3 प्रश्न है, तीनों को अलग अलग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग तीसरे प्रश्न को ले लेते हैं कि षडाष्टक की दशा और 6-8 में बैठे ग्रह का क्या सेम है। आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो यहां भी कहेंगे नहीं, कुछ भी यहां एक जैसा नहीं होता, अंतर होता है। 12 भाव, 12 राशि, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, उसके बावजूद भी हमेशा सबके लिए अंतर है। और इस अंतर को हमको समझने की जरूरत है। षडाष्टक की दशा और 6-8 की दशा, 6-8 की दशा अर्थात छठे और आठवें में बैठे ग्रह की दशा, ये दोनों दशा हमें परेशान कर सकती है। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग आज थोड़ा सा बोर्ड की जरूरत है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हो गया छठा स्थान और ये हो गया 8वां स्थान। अच्छा, इसमें बैठे ग्रह जो है लग्नेश, भाग्येश कोई भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है कि एक ग्रह यहां बैठा है और दूसरा ग्रह यहां बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये षडाष्टक है। तो षडाष्टक
और छठे आठवें की दशा। साधारण शब्दों में यदि कह दें कि हम लोगों को अंतरदशा नाथ को सबसे पहले पकड़ना है। किसको पकड़ना है? अंतरदशा नाथ को। एकदम स्पष्ट समझिएगा। अंतरदशा नाथ को क्यों पकड़ना है? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि अंतरदशा नाथ ही रिजल्ट देता है। अब अंतरदशा छठे में है तो हमको छठे से संबंधित रिजल्ट प्राप्त होगा, और अंतरदशा छठे में नहीं है, आठवें में है, तो आठवें से संबंधित रिजल्ट प्राप्त होगा। उसी तरह से अंतरदशानाथ सेकेंड में है तो सेकेंड से संबंधित रिजल्ट प्राप्त होगा, और अंतरदशानाथ सप्तम में है तो सप्तम से संबंधित रिजल्ट प्राप्त होगा। अब इसमें क्या है कि दोनों स्थानों से, यहां भी ये दोनों मारक है और ये दोनों दुख स्थान है, ये भी समझिएगा। यहां क्रॉस लगा देते हैं, यहां राइट का निशान लगा देते हैं। लेकिन इन दोनों में ये वाला स्थान प्रबल मारक है दूसरा। तो यदि अंतरदशानाथ दूसरे में है तो धनदायी होने के साथ साथ मरण तुल्य कष्ट देने वाला भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया। और अगर अंतरदशानाथ सप्तम में है तो सांसारिक सुखों के साथ साथ मरने का भय दे सकता है। एक मरण देना और एक मरण का भय देना, दोनों में अंतर हो जाता। ठीक है, तो यहां अंतरदशानाथ है तो आप सांसारिक सुखों को प्राप्त करते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहां बैठा है तो सांसारिक सुख का स्थान है तो वो मिलेगा। लेकिन साथ में वो क्या दे देगा? मरने का भय दे देगा, क्योंकि वो भी एक मारक स्थान है। उसी तरह से यदि अंतरदशा छठे में है, आपके जीवन में संघर्ष भी दे रहा है, शत्रु भी दे रहा है, तो ये भय दे देगा। आप लोग नए तरीके से समझिए इसको। और ये कष्ट दे देगा, रियल में कष्ट दे देगा, और ये कष्ट का भय देगा। यहां भी कह सकते हैं कि यहां मरण का भय होगा। अगर अंतरदशानाथ आठवें में है तो मरण मृत्यु दे सकता है, दुर्घटना दे सकता है, चोट चपेट दे सकता है। इस चीज को लेकर के हम लोगों को चलना है। अच्छा, तो ये तो मारक खंड आप लोग समझते हैं, उसको पढ़ा है आपने बहुत अच्छे तरीके से, उसको समझ लेंगे। तो इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये दोनों भाव जो है, दोनों दुख स्थान है, और दोनों किसी न किसी रूप से हमें परेशान ही करेगा। इसमें कोई कहने सुनने जैसी बात नहीं है, चाहे अंतरदशानाथ छठे में हो चाहे आठवें में हो। अच्छा, हमारा मारक खंड नहीं है तो हमको मारेगा नहीं, लेकिन क्या कर देगा? दुर्घटना दे सकता है आठवें से। जो जो विशेष दे सकता है, जो मैक्सिमम दे सकता है, उसकी बात करते हैं। और छठे में अंतरदशानाथ है तो रोग दे सकता है। ये तो देगा ही देगा, इसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा। समझ रहे हैं? बाकी क्या कुछ शुभ फल होगा उसको अलग से बता देंगे। अब आ जाते हैं कि इस दोनों में, ये धन देने वाला, ये सांसारिक सुख देने वाला है, तो मैक्सिमम ये मरण का भय देगा और ये मरण देगा। लेकिन यहां से हमको सांसारिक सुख भी मिलेगा। अगर अंतरदशानाथ सातवें में है तो ये हमारे लिए दूसरे स्थान में अंतरदशा होने से थोड़ा बेहतर है तो ये षडाष्टक,
थोड़ा बेहतर है। ठीक है, तो इस वाले से ये वाला दशा षडाष्टक होने के बावजूद भी थोड़ा बेहतर है, क्योंकि यहां धन और भोग की बात भी होगी। यदि मेरा मारक खंड नहीं है, मरण नहीं लिखा, तो हमारे लिए मरण लेकर के नहीं आएगी। लेकिन इसको आप दूसरे दृष्टि से देखिएगा। हम लोगों को एक ही जगह संतोष कर लेने की जरूरत नहीं है। ये हम हैं, ये हमारी पत्नी हो गई, और ये हमारी पत्नी हो गई तो ये पत्नी के लिए आयु हो गया। तो यदि आपको कोई कष्ट नहीं हुआ तो हो सकता है कि पत्नी को प्रॉब्लम हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो ये यहाँ पत्नी को प्रॉब्लम दे सकता है। और किस चीज में प्रॉब्लम होगा? तो आयु में प्रॉब्लम होगा। आयु में कैसे प्रॉब्लम होता है? तो या तो रोग से प्रॉब्लम है, या चोट चपेट दुर्घटना से प्रॉब्लम है। बुढ़ापे में आए तो चिंता करने जैसी बात नहीं है, लेकिन अगर युवा अवस्था में, बाल अवस्था में ये दशा आ जाए, जब आपने शादी किया उसके बाद ये दशा आ जाए, तो फिर ये समझना पड़ेगा कि क्या पत्नी के मृत्यु का समय है, पत्नी के मरण का समय है, पत्नी को कष्ट का समय है। ये हम लोगों को जानना जरूरी। ठीक है, अब आ जाते हैं। ये तो हमने कर लिया षडाष्टक और छठे आठवें की दशा। ठीक है, इन दशाओं में हमको एक बेनिफिट जो छठे आठवें में बैठे ग्रह हैं वो दे सकता है। वो किस तरह का बेनिफिट देता है? यदि छठे का स्वामी अन्य त्रिकोण का स्वामी न हो, तो वो ज्यादा दुख स्थान का ही स्वामी कहलाएगा। ये भी साहचर्य के नियम को आप लोग पढ़े हुए हैं। आठवें का स्वामी अन्य त्रिकोण का स्वामी न हो, तो इसका मतलब है कि वो भी आठवें का ही स्वामी कहलाएगा। ऐसे छठे आठवें का स्वामी एक दूसरे स्थान में चले गए हों। अभी चूंकि हम 12वां नहीं ले रहे हैं, इसी से समझा रहे हैं। तो क्या होगा कि यहां विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग का फल दिखा सकता है। ठीक है, तो क्या विपरीत राजयोग का फल दिखाने के साथ साथ परेशानी नहीं दिखाएगा? तो पहले तो विपरीत राजयोग के लिए हमको परिश्रम करने की जरूरत है, हमसे बहुत परिश्रम करवा लेगा, और उसका फल देने के साथ साथ आठवें 12वें का भी फल दे देगा। समझ गए आप लोग? तो ऐसे में यहां ये दोनों प्रकार का फल दे सकता है। जिसमें जो ये विपरीत राजयोग वाला बात है ना, ये बड़ा लिमिटेड है, इसकी संभावना कम होती है। तो आप लोगों के मन में आएगा कि लग्नेश छठे में आएगा तो भी परेशान करेगा, भाग्येश आठवें में आएगा या छठे में आएगा तो भी बिल्कुल। हम आप लोगों को बताए हुए हैं अनुकूल ग्रह और अनुकूल स्थिति दशाओं में। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि अगर भाग्येश आठवें या छठे में आता है, अनुकूल ग्रह तो है, लेकिन उसकी स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण हमारे लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे। और अगर ये स्थिति को भूल भी जाते हैं षडाष्टक और छठे आठवें का, तो ये याद रखना है कि अंतर्दशानाथ कहाँ है। क्लियर हो गया? अब इसी में, इसी को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ जाने की जरूरत है कि क्या 3/11 की स्थिति सदैव अच्छी होती है? फिर से प्रश्न सुनिएगा। 3/11 में बैठे ग्रह
की स्थिति सदैव अच्छी होती है? नहीं, अच्छी नहीं होती। क्योंकि अब ये जो स्थिति है 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो छठे और आठवें में बैठे ग्रह की महादशा और अंतर्दशा है, तो ये तो 3 11 की ही दशा महादशा है ना। ये तो स्थिति अच्छी नहीं हुई। तो आप सभी 3 11 के ग्रहों की स्थिति को अच्छी नहीं कह सकते। अब मान लीजिए ये छठे में नहीं है ग्रह, इसको अभी मिटा देते हैं, इसकी जरूरत फिर आगे पड़ेगी। ग्रह यहां है और ग्रह यहां है। अब इसकी स्थिति देखिए 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 3 11 है। लेकिन यदि इसमें इसकी अंतर्दशा हो, आठवें में बैठे ग्रह की अंतर्दशा हो, तो ये 3 11 की स्थिति भी खराब हो गई। उसी तरह से ग्रह यहां है और ग्रह यहां है, और अंतर्दशा 1 2 3 इसकी हो जाए। मनीष कुमार पाठक जी म्यूट कर लीजिए। अंतर्दशा इसकी हो जाए तो चूंकि ये छठे में बैठा ग्रह है, तो 3 11 की दशा होने के बावजूद भी शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन इसी को थोड़ा विपरीत कर देंगे कि अंतर्दशानाथ ये है, 10वें में बैठा है, अंतर्दशानाथ चौथे में बैठा है, तो ये वाली स्थिति जो है अब ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि महादशा छठे आठवें में है ना। लेकिन रिजल्ट कौन देगा हमको? वर्तमान में अंतर्दशा देगा। अंतर्दशा कहाँ है? 10वें में है। अंतर्दशा कहाँ है? चतुर्थ में है। तो अब ये वाला 3 11 फिर अच्छा रिजल्ट आपको दे देगा। लेकिन इस 3 11 से भी कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है क्या? उसकी भी बात कर लीजिए आप लोग। एक ग्रह यहां है और दूसरा ग्रह यहां है। अब ये महादशा में है और ये अंतर में है, तो ये वाला बहुत अच्छा रिजल्ट कर लेगा, आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। और दूसरा है एक ग्रह यहां है और एक ग्रह यहां है, इसकी महादशा है, इसकी अंतर्दशा है, तो ये वाला बहुत अच्छा रिजल्ट कर लेगा। ये 3 11 वाले से ये 3 11 वाला साफ सुथरा है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं। लेकिन इस पे भी प्रश्न चिन्ह है। इस पे क्या प्रश्न चिन्ह है वो आप लोग समझिएगा। हम जानते हैं कि ऐसी बातें हम कई बार आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुके हैं आपके क्लास में, फिर भी इसको समझ लीजिए कि अगर ये वाला जो ग्रह है वो अष्टमेश हो, क्लियर हो गया? ये वाला जो ग्रह है वो अष्टमेश या षष्ठेश या द्वादशेश हो, और अब इसकी अंतर्दशा है, अब तो गड़बड़ हो गया। जितनी अच्छी कथा वो कह रहे थे वो सब समाप्त हो गया। अगर वो साचर्य के नियम से अष्टमेश ही रह गया हो, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि ये जो अष्टम का ग्रह यहां बैठ गया या यहां बैठ गया, नवम में बैठ गया, तो अब वो क्या करेगा कि 3 11 की दशा होने के बाद भी नवम स्थान की हानि ही करता रहेगा। क्लियर हो गया?
3/11 की हानि करेगा। ये आप लोग समझ गए। तो ऐसे स्थिति में ये बहुत अच्छा 3/11 का एक्सिस था। क्या इससे भी बुरा रिजल्ट आ सकता है? तो आप लोगों ने समझ लिया इससे बुरा रिजल्ट क्यों और कैसे आ सकता है। तो 3/11 से ज्यादा अच्छा तो और कुछ समझना नहीं। ठीक है। इससे अच्छा तो और कोई रिजल्ट दे नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी अब क्या हो गया कि जो 11 में बैठा ग्रह है उसका स्थान नवम पड़ता है, लेकिन वो अष्टम का लॉर्ड है और उसकी दूसरी राशि त्रिकोण में नहीं है। इस कारण वो अष्टमेश ही कहलाएगा और अष्टमेश का दोष भी लगेगा। उस दोष के कारण ये 3/11 का फल अच्छा नहीं करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस विषय को समझ लिया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। फिर वही षडाष्टक को लेकर के आएंगे। हम दो स्थानों से षडाष्टक को खराब मानते हैं। पहला है लग्न, दूसरा है सप्तम। लग्न से यहां और यहां बैठा ग्रह षडाष्टक, और सप्तम से यहां और यहां बैठा ग्रह षडाष्टक। इसमें किसी को कोई किंतु परंतु नजर नहीं आता होगा। बिल्कुल सही है। और अब इसमें यदि यहां बैठे ग्रह की अंतर्दशा है, यहां बैठे ग्रह की अंतर्दशा है, या इसके सापेक्ष यहां बैठे ग्रह की अंतर्दशा है और यहां बैठे ग्रह की अंतर्दशा है, तो वो बुरा फल करेगा। लेकिन यदि इसकी महादशा है, इसकी महादशा है, इसकी अंतर्दशा है, समझ रहे हैं ना? ये अब ये दो महादशा तो नहीं होगा, इसकी महादशा इसकी अंतर्दशा, या यहां बैठे ग्रह की महादशा यहां बैठे ग्रह की अंतर्दशा, या यहां बैठे ग्रह की महादशा लग्न में बैठे ग्रह की अंतर्दशा, यहां बैठे ग्रह की महादशा लग्न में बैठे ग्रह की अंतर्दशा। तो इस दोनों की जब अंतर्दशा होगी तो हम लोग बहुत बुरे परिणाम की आशंका नहीं करेंगे। वो समय निकल जाएगा, थोड़ा बहुत हरि भजन कर लेंगे। लेकिन यदि यहां बैठे ग्रह की अंतर्दशा है, 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 तब हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत होगी। ठीक है ना? अब एक उदाहरण ले लेते हैं कि यहां बैठे ग्रह की अंतर्दशा और ग्रह गुरु है। कई लोगों के मन में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं और आप समझते हैं कि ज्योतिष को हम लगातार रोज आप लोगों को 2 घंटे पढ़ाएं तो भी जीवन भर पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? मेरा रोजी रोटी चल जाएगा। आप लोग 10-20 विद्यार्थी जुड़ जाएंगे, वही पढ़ते रहेंगे, उसी से मेरा खाना पीना सब चलता रहेगा। ठीक है ना? अब यहां बैठे ग्रह की अंतर्दशा, इसको और एकदम सावधानी से समझिएगा। इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। हम दशाओं में क्या बोलते हैं, आप लोगों को याद करने के लिए कहते हैं, साधारणम विशिष्टश्च दशानाम द्विविधम फलम। ठीक है? कि साधारण और विशिष्ट दशा के दो प्रकार के फल ही होते हैं, तीसरे प्रकार का फल नहीं होता। अब जो है ग्रहा नाम च स्वभावेन, ये साधारण फल के लिए कहा गया कि ग्रह का जो स्वभाव है उसका जो फल आएगा वो साधारण फल कहलाएगा। और स्थान स्थिति बसेन च, और जिस स्थान में स्थित है
उससे जो फल प्राप्त करके वो देगा वो विशिष्ट फल होगा, क्योंकि उस फल के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है, उसको करना ही है। आप एक बार अपने घर में अपने पत्नी को मना कर सकते हैं कि आज सब्जी नहीं लाएंगे चाहे जो हो जाए, लेकिन क्या आप अपने कार्यालय में इस बात को कह सकते हैं कि आज हम इस फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए, आज हम इस काम को नहीं करेंगे चाहे जो, क्योंकि वो काम तो आपको उस स्थान पे है इसीलिए वो काम मिला और उसको करना ही पड़ेगा, आपकी विवशता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। एक जज की कुर्सी पर बैठा है, उसको फांसी देना है तो वो फांसी देगा, विवशता है उसकी, वो उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, अगले डेट के लिए रोक लीजिए, आप आपके पास जहां तक सामर्थ्य है रोक लीजिए, लेकिन आपको अंततोगत्वा यदि उसने क्राइम किए हैं तो उसको फांसी यदि मिलना है तो आप फांसी दोगे। लेकिन आप बहुत सज्जन आदमी, आप लोगों ने अभी पीछे देखा, नाम मैं भूल गया हूं, बिहार के डीजीपी थे पूर्व, वो आजकल कथावाचक हो गए हैं, तो कितने आध्यात्मिक रहे होंगे। लेकिन डीजीपी पुलिस में रहे थे तो उन्होंने किसी न किसी को दंड तो दिया होगा ना, किसी चोर को बदमाश को पकड़ा होगा, जेल में डाला होगा ना। तो ये किस तरह का फल था, स्थान स्थिति बसेन चौ। तो गुरु जब यहां से साधारण फल करेगा तो वो सुख देगा, संतान देगा, प्रसन्नता देगा, धन देगा, ये भी दे सकता है छठे में बैठ के, ये उसके साधारण फल हो गए क्योंकि ये इसका स्वभाव है। और यहां बैठ करके विशिष्ट फल क्या देगा, तो रोग देगा, परेशानी देगा, शत्रु देगा, कर्ज देगा, लड़ाई झगड़े देगा, केस मुकदमा देगा, तो ये भी गुरु देगा। अब गुरु को बदल देते हैं और अंतर्दशानाथ शनि कर देते हैं। कितना भ्रम है आप लोगों के मन में, मैं पता नहीं आज के क्लास से दूर हो पाएगा या और आप लोग को क्रॉस कीजिएगा तो हो सकता है आगे क्लास ले लें। अब शनि अंतर्दशानाथ है, इसके लिए भी वही रूल है, साधारणम विशिष्टश्च ग्रहाणाम द्विविधम फलम, ग्रहाणाम च स्वभावेन। तब शनि का स्वभाव कैसा है, अच्छा नहीं है। ये क्या दे सकता है, आलस्य दे सकता है, क्या दे सकता है, रुकावट दे सकता है, क्या दे सकता है, अभाव दे सकता है, क्या दे सकता है, परेशानी दे सकता है, क्या दे सकता है, दुख दे सकता है। ये इसके खुद के गुण हैं। तो छठे में बैठ करके ये फल दे सकता है, और छठे का फल विशिष्ट फल भी बुरा है। तो इसका मतलब है कि यदि ऐसा षडाष्टक लग जाए तो गुरु की अपेक्षा शनि तो और पीड़ादायी हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इसके साधारण फल से भी आपके कार्य में बाधा आएगा और विशेष फल से उसमें भी संघर्ष परेशानी दिखा रहा है। तो इसी में एक लाइन और जुड़ता है, ग्रह वीर्यानुसारेण फलम देयम फलम गेयम दशासुचो, कि ग्रह अपने वीर्य अर्थात बल के अनुसार फल देता है, कब, अपनी दशाओं में। ठीक है, अच्छा लिखा है। अब यहां यदि शनि कमजोर हो जाएगा तो कमजोर फल करेगा, तो जी हां कमजोर फल करेगा, शुभ फल भी कमजोर हो जाएगा और अशुभ फल भी कमजोर हो जाएगा। तो यहां लोग सोचते हैं अच्छा है शनि रोग नहीं देगा, नहीं देगा वाली बात नहीं है, फल कम कर देगा या ज्यादा देगा इसको आप समझ सकते हो। तो एक तो षडाष्टक को इस तरह से अंतर्दशानाथ को बदलने पर, और अंतर्दशानाथ छठे आठवें में बैठा है, तो हमेशा हम क्या कहते हैं, आठवें बारहवें में ग्रह ना हो और हो तो शुभ ग्रह हो, ठीक है, ताकि कम से कम उसके जो साधारण फल हैं वो तो अच्छे प्राप्त हो जाएंगे ना।
अब इसमें दो प्रकार के अष्टमेश हो सकते हैं। एक अष्टमेश है 10 और 11, ये शनि अष्टमेश बन गया। क्लियर हो गया? तो ये जो 11 नंबर यहां लिखा है, ये त्रिकोण का स्वामी नहीं है, केंद्र का स्वामी है। और यहां कर्क लग्न हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। लग्नेश का मित्र भी नहीं है, एक तो लग्नेश का मित्र नहीं है, तो ये विपरीत राजयोग बना लिया। समझ गए ना? अब आप समझिएगा, ये विपरीत राजयोग बना लिया लेकिन षडाष्टक में है। तो विपरीत राजयोग का भी फल करेगा और छठे का भी फल करेगा। समझ गए? तो यहां थोड़े अच्छे फल होने की संभावना कर सकते हो। उसके बाद गोचर में कैसे इसके फल को अच्छा और बुरा कहेंगे वो समझ में आएगा कि जब लग्नेश या चंद्रमा अशुभ भावों से गोचर करेंगे तो ये अशुभ फल ज्यादा देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ये जब गोचर में स्वयं वक्री हो जाएंगे तो ये ज्यादा अशुभ फल देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ये गोचर में जब सूर्य मंगल जैसे ग्रह से दृष्ट हो जाएंगे तब ज्यादा अशुभ फल देने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से समझेंगे, उसको तो आगे समझेंगे। अब इसको बदल देते हैं और कर देते हैं 10 और 11। अब ये नहीं होगा यहां। अब ये क्या हो गया? लग्नेश का मित्र हो गया। सर इसको मिथुन राशि अष्टम का आएगी, दोष नहीं लगा। मिथुन राशि होगी उसमें लग्न में सर। हाँ, मिथुन राशि, ठीक है। अब इसको अष्टम के स्वामी होने का दोष नहीं लगा। क्लियर हो गया? और ये कहां बैठ गया? छठे में बैठ गया। तो अब ये षडाष्टक के हिसाब से तो बुरा फल करने की तत्परता रखेगा ही रखेगा, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और चूंकि नवमेश होकर के छठे में आया है तो छठे के फल को वृद्धि भी करेगा, बढ़ाएगा भी, क्योंकि नवमेश है। दो ही तो भाव के स्वामी ऐसे हैं, वो जिस भाव में जाए उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। पहला है एकादशेश और दूसरा है नवमेश। और छठे के फल में रोग ऋण शत्रु है, संघर्ष है, यही तो है ज्यादा। अब क्या होगा? ये रोग ऋण शत्रु और संघर्ष बढ़ा देगा। ठीक है। अच्छा, में आजकल लोग ऋण के जगह पे लोन बोलते हैं ना, कि लोन के लिए अप्लाई किए हैं, अच्छा है मिल जाएगा, तो वो एक अच्छा चीज हो सकता है, बाकी नहीं। ठीक है। तो अब दोनों केसेस में आपको समझना है कि थोड़ा अच्छा तो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बुरा फल का संभावना अधिक होगा, क्योंकि पहला छठे में बैठा है, दूसरा षडाष्टक का अक्ष लेकर के बैठा है, इसलिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब षडाष्टक की दूसरी स्थिति बताते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमको उम्मीद है कि अगर कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ तो आप लोग सब कोई मेल कर डाल दीजिएगा। अगला जो स्पेशल क्लास मार्च में रखेंगे ना, अब हमने निश्चित कर लिया है कि सेकेंड लास्ट रविवार को स्पेशल क्लास रखेंगे। ठीक है ना? आज तो शायद लास्ट रविवार है, लेकिन अब ये सोचे हुआ है सेकेंड या लास्ट संडे को स्पेशल क्लास रखेंगे। अब है ग्रह यहां बैठा तो यहां वाले से और यहां वाले से षडाष्टक है। ग्रह यहां बैठा तो यहां वाले से और यहां वाले से षडाष्टक। अच्छा, इस वाले षडाष्टक से भय नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? इसमें भय नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण लाभ और पराक्रम स्थान से बन रहा है। इसमें जो भाव इन्वॉल्व है उसमें केंद्र, त्रिकोण, लाभ और पराक्रम भाव इन्वॉल्व है। इसमें अंतर्दशा इसकी हो जाए या अंतर्दशा इसकी हो जाए या अंतर्दशा इसकी हो जाए, सिर्फ यही याद रखना है कि जिसकी अंतर्दशा होगी फल उस भाव का अधिक दिखाएगा और साधारण फल वो ग्रह अपना दिखाएगा। ये तो आप लोग समझ ही जाते हो। तो चतुर्थ का फल अधिक दिखाएगा। मान लीजिए इसकी अंतर्दशा है तो इसका फल अधिक दिखा रहा है। किसके महादशा में है? तो इसके महादशा में है। तो जिसके महादशा में है उससे छठा है या आठवां है, ये भी दिमाग में रखना है कि छठा है तो शत्रु पूर्वक उसका फल करेगा और आठवां है तो और कष्टदायी फल करेगा। अचानक से हरण कर लेगा जो सुख सुविधा आपने प्राप्त किया हुआ। लेकिन ये अंतर्दशा नाथ उतना बुरा फल नहीं करेगा। मान लीजिए मेष राशि की पत्रिका है, मेष लगन की, और यहाँ कर चंद्रमा अंतर्दशा नाथ, और ये 11 नंबर है, यहाँ सूर्य है। तो सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा है और षडाष्टक की हो गई। पता नहीं आज के क्लास में अनामिका है या नहीं है। षडाष्टक पे उसने थोड़ा ज्यादा अध्ययन किया है, नहीं है शायद। तो अब ये चंद्रमा इस भाव का स्वामी भी है, इस भाव में भी है, इसका कारक है, इसी भाव में है। तो दोनों तरह से ये इस भाव का फल करने के लिए मजबूर है। तो ये क्या करेगा? सुख देगा, मकान देगा, वाहन देगा, सब चीज देगा। लेकिन संभव है कि इसके जो साधारण कारकत्वों में माता का सुख हमको प्राप्त होता है तो मां को नुकसान दे सकता है, ये इसकी संभावना हो सकती है। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि ग्रह जिस सजीव की बात करे अंतर्दशानाथ, चंद्रमा माँ की बात करेगा, सूर्य पिता की बात करेगा, मंगल भाई की बात करेगा, और वो ग्रह अंतर्दशा में हो तो उस से हमारा जो संबंध होता हो उसको कष्ट होगा। तो यहाँ आपको कष्ट नहीं होगा, आपकी माता जी हॉस्पिटलाइज हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, परेशान रहेंगी। हॉस्पिटलाइज क्यों बोला? क्योंकि ये छठे में है। अगर इससे अंतर में होता तो इससे आठवें में है तो माँ को चोट लगेगा, माँ को दुर्घटना हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? ये अंतर बोलने में और समझने में और समझाने में करेंगे। और ऐसे स्थिति में अब ये मेष राशि नहीं है, हटा दीजिए, धनु राशि है। अब ऐसे स्थिति में गुरु यहां आ गया अंतर्दशा में और इस स्थान की महादशा है। और इसकी अंतर्दशा है, यहां से आठवां है और ये अष्टमेश भी है। तो इस गुरु को कैसा दोष लगा? आप लोग समझिएगा बातों को। शायद इतना अच्छा किसी दिन पढ़ा पाए या ना पढ़ा पाए। तो गुरु क्या है? आठवें में बैठा है। किससे? महादशा नाथ से। हमने एक एक उदाहरण आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि लग्न से और महादशा नाथ से दोनों से ग्रहों को देखना है। तो ये महादशा नाथ से आठवें में बैठा है
और अष्टमेश, प्योर अष्टमेश, क्योंकि इसकी दूसरी राशि कहाँ है, एकादश में है, इसीलिए ये अष्टम साहचर्य के नियम से इसको अष्टम का दोष भंग नहीं होता, अष्टम का दोष लगा रह जाता है। वो बैठा तो अब क्या करेगा, जमीन जायदाद बिकेगा, कौड़ी के भाव बिकेगा, या आप बेचना चाहते हो नहीं बिकेगा, रुकावट आ जाएगा, लिटिगेशन आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। और गुरु किसके लिए देखते हैं, पुत्र के लिए, पति के लिए। तो पति और पुत्र को समस्या हो सकता है यदि फीमेल का चार्ट है, यदि मेल का चार्ट है तो सिर्फ पुत्र को समस्या हो सकता है। और गुरु से किसकी बात करते हैं, धन की बात करते हैं। तो धन आप कहीं लगाओगे आपका नुकसान हो जाएगा, कहाँ लगाओगे, प्रॉपर्टी में लगाओगे, ये भी क्लियर है, कहाँ लगाओगे ये भी क्लियर नहीं है कि शेयर बाजार में लगाओगे। चतुर्थ में बैठा है, प्रॉपर्टी में लगाओगे, पता चला लीगल में फंस गया। कई लोगों का पैसा फंसा है ना, बिल्डरों को दे दिया, अभी तक टावर खड़ा नहीं हुआ, कोर्ट केस चल रहा है। तो ये वाला, या अब यहां अंतर्दशानाथ है, या यहां अंतर्दशानाथ है, या यहां अंतर्दशानाथ है, सबको इसी भाव से समझना है। ध्यान रहे कि वो छठा बैठा महादशा से या आठवां बैठा, ये देखना जरूरी है। वो ग्रह कौन है ये देखना जरूरी है। वो ग्रह किस भाव का स्वामित्व रखता है ये देखना बहुत जरूरी है। समझ गए? अगर इतना समझ करके आगे बढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता है कोई परेशानी आप लोगों को होगी। और ये अब चूंकि आप लोग इतने दिन से अब प्रैक्टिस में हो, तो ये सब बात अब तो पत्रिका देखते ही दिमाग में बैठ जाना चाहिए और आप बोल दो उसको। तो हमको लगता है कि आप लोगों को ज्यादा जो है सो समझ में आएगा। ठीक है। रूबी, कैसा लगा क्लास मेरा? गुरुजी इतना अच्छा लगा ना, और मैं दो चार चार्टों पर अभी हम इस पर मतलब काम भी कर रहे थे, क्योंकि अभी अमेरिका में जॉब जा रहा है ना, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अमेरिका में हैं, और वो लोग तो मुझे रोज फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई हमारा जॉब बचेगा कि नहीं, क्योंकि सबको ट्रम्प ने जॉब से छटाई शुरू कर दिया है और सभी का सडाष्टक लग रहा है। तो वही हम अभी ये चीज हमको समझ में आया कि पंचम से और दसम में सडाष्टक लगा हुआ है गुरुजी, तीन चार लोगों के। तो गुरु पंचम में बैठा हुआ है और दसम भाव में शनि बैठा हुआ है, तो जॉब का प्रॉब्लम आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। वही बात है गुरु जी, जबकि वहां पर वो लोग साइंटिस्ट हैं, रिसर्च काम कर रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम तो है। तो ये क्लास मेरे लिए बहुत ही मतलब लाभदायक नहीं, बहुत ही ज्यादा आई ओपनर था गुरु जी। तो समझ में आ रहा था कि करना क्या। तो अब रेमेडी में क्या बोले गुरु जी, भगवान का नाम लें? हाँ हाँ, और क्या। चलिए, यही बात, बहुत अच्छा लगा गुरु जी बाकी तो क्लास। आप रेमेडी का क्लास लिए हुए हो तो हाँ आपको। गुरुजी, हाँ रेमेडी तो किए ही हुए हैं, लेकिन अब ट्रम्प से कौन बचाएगा, ये रेमेडी तो नहीं कराया। ट्रम्प से मोदी बचाएगा और कौन बचाएगा। हाँ गुरुजी, अच्छा क्लास चलिए था आज ठीक का। है। हाँ, तो इसी तरह से प्रयास रहेगा कि आप लोगों का क्या है ना कि क्वेरी, जितना क्वेरी आता है ना उससे चलता है कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। आप अपने जीवन में जहां कंफ्यूज हो रहे हो, मैं देख रहा था कई दिन, 6-7 महीने से इसको वॉच कर रहा था। ये सर छठे आठवें में था, इसका ऐसा हो गया, इसको तो बहुत पैसा आ गया। 12वें में 11वें में बैठा था, सडास्टेक की दशा थी, इसके पास बहुत पैसा आ गया। अरे भाई, लाभ स्थान में बैठा है ग्रह तो पैसा तो आएगा ही ना। तो इसीलिए स्थान स्थिति बसे न चौ, वो विशिष्ट फल में पैसा आएगा। और जब आदमी के पास धन दौलत आते रहता है तो छोटी मोटी समस्या दाहिने बाएं से निकल जाती। ठीक है ना? आपके किसी रिश्तेदार को कोई प्रॉब्लम हुआ ये आपने नहीं सोचा, तो ठीक है। आजकल तो माता पिता को भी प्रॉब्लम हो जाता है तो सोचता है जितना जल्दी निपट जाए उसका धन संपत्ति हमको मिल जाए, ठीक है ना, आगे सुखी रहेंगे। तब आप लोगों की बारी है, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो प्रश्न अपने मन में विचार करके रखिएगा ताकि सबको फायदा हो। ठीक है।
पायल जी, आपका पहले हाथ खड़ा हुआ था, तो आप पहले प्रश्न कर लीजिए। नमस्ते गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। अरे बहुत अ, धन्यवाद। गुरुजी, मुझे कोर्ट केस का जब आता है ना तो बहुत मुश्किल होता है आंसर देने में। एक मेरे पास आया था कि अगले दिन नेक्स्ट डे हियरिंग है, तो किसके फेवर में जाएगा। उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, तो मैं गोचर में वो नहीं निकाल पाती हूँ, तो आप मुझे उसके लिए गाइड कर दीजिए कि जैसे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो तो प्रॉपर्टी उनके फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता लगाएं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आ जाएंगे हम लोग। पहले तो ये समझिए कि प्रॉपर्टी है 4th हाउस से, डिस्प्यूट है 6th हाउस से, और फेवर जो है वो है 11th हाउस से। ठीक है ना? ओके, ठीक है गुरुजी। और ग्रहों में 4th हाउस के लिए चंद्रमा है, 6th हाउस के लिए मंगल है, और 11th हाउस के लिए गुरु है। ठीक है? और ये डिस्प्यूट का जो निर्णय होता है वो सरकार के यहाँ होता है। ठीक है? हाँ जी। और सरकार के लिए जो कारक ग्रह है वो सूर्य है। ठीक जी। है ना? तो यदि हम लोग इन तीनों भावों को, गुरु सूर्य को यदि हम विशेष देख लें, तो हमको उम्मीद है कि आप उसको रिजल्ट बताने लगेंगे। बाकी क्या है मैं बताता हूं, 1 मिनट का समय और दीजिए। बाकी क्या है कि क्या गोचरस्थ ग्रह गोचर में लग्नेश और षष्ठेश में स्वाभाविक गोचर में, अब पत्रिका में से कुछ नहीं लगाना है, नॉर्मल जिस दिन तारीख है, हियरिंग है, उस दिन का गोचर लगा लीजिए, और जातक के लग्न का स्वामी कौन है, छठे का स्वामी कौन है, वो नोट कर लीजिए। और गोचर वाले दिन कौन ग्रह बलवान है, अगर लग्नेश बलवान है तो जातक के फेवर में जाएगा, और षष्ठेश बलवान है तो उसके अपोजिट के फेवर में चला जाएगा। ठीक है? इतना यदि देख लेंगे तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किसके फेवर में होगा इसको समझने में आसानी होगी। क्लियर हो गया? तो सर गुरुजी, जिस दिन हियरिंग है उस दिन का गोचर हम देखें। हाँ, उसी दिन का ट्रांजिट देखना है। ठीक ठीक है है? गुरुजी। बाकी गुरुजी, आगे गोचर गोचर का क्लास आएगा तो हाँ उसमें आप जी लोग वो, ज्यादा समझेंगे। ठीक है ना? गुरुजी एक ये था कि एक आए थे हमारे पास कि उनका केस चल रहा है, तो उन्होंने बोला अपनी पत्रिका दिखा के कि क्या जेल हो सकती है। उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली थी और 12वें भाव में शनि उच्च का होके बैठा है। अब इसके लिए पूरी पत्रिका देखनी होगी, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते। ठीक है ना? नहीं तो गुरुजी बस इतना पूछना है कि गोचर में क्या देखूं मैं। अभी हमने कहा ना कि बिना दशा अंतरदशा अन्य विषयों को अच्छा अच्छा। गोचर में सिर्फ हमको क्या देख, पहले तो यही बिल्कुल आपका बहुत अच्छा प्रश्न था कि गोचर में हम क्या देखें। ठीक है ना? लेकिन पत्रिका में एनालाइज करके जब हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि ये वाला रिजल्ट गुरुजी मैंने हमारे उनका समझ, चेक किया था, उनका योग तो बन रहे हैं ऐसे चेन वाले, बट मुझे वहां कंफ्यूजन है कि शनि 12वें में आएगा अगर गोचर करते हुए 7 नंबर पे आ जाएगा तुला पे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कह सक, गोचरस। कह सकते या हैं। फिर बाकी राहु के तो कोई भी ऐसे घूमते हुए आ गया तो ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है। कह सकते हैं, लेकिन पत्रिका के बाद ही इसका निर्णय ले तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी ठीक है? गुरुजी कुछ तो बता दीजिए कि हम लोग, हमारे पास जैसे आते हैं तो हम कैसे डिसाइड डिसाइड कैसे कर रहे हैं इस चीज को। कोई बात नहीं, आप मेल पे डाल दीजिएगा उसका पत्रिका, तो उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू गुरुजी। क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं कि किसी भी चीज को यदि हम बता दें गोचर गोचर में, तो गोचर तो आपके लिए भी सूर्य अभी कौन से राशि में है, फरवरी में है। कितना फरवरी हो गया? तो मीन राशि में चला गया। हमारे लिए भी मीन राशि में है, रूबी के लिए भी मीन राशि में, माधुरी जी के लिए भी मीन राशि में, हरिश्चंद्रा के लिए भी मीन राशि में है। लेकिन सबको रिजल्ट तो अलग देगा ना।
उसकी स्थितियां अलग होंगी। अगर चंद्रमा से सूर्य आपके लिए भी जिस अक्ष पे है वही मेरे लिए भी है, तो हमारे लिए अलग कैसे होगा? इसके लिए हमारी पत्रिका का एनालाइज करना जरूरी है। ठीक है, चलिए कुमार और प्रवीण ये जी। जो बस एक लास्ट हाँ, चीज, जैसे हम जेल का कुछ भी देखते हैं तो उसके लिए हमें 12th हाउस ही देखना है कि कुछ और भी देखना है? 12th हाउस तो देखना है, 6th हाउस भी देखना है, क्योंकि 6th हाउस के प्रभाव से ही हम 12th हाउस को समझेंगे। ठीक है ना? क्योंकि लिटिगेशन होगा तभी तो जेल जाएंगे ना, 12वें से लिटिगेशन नहीं दिखता। 12वें से जेल समझ में आता है, लेकिन जेल हम्म, कौन भेजेगा? छठा भेजेगा। ठीक है ना? हम्म, छठे में लिटिगेशन होगा, कोई क्राइम करेंगे, आपके ऊपर केस होगा, तभी तो आप जेल जाएंगे। हम्म, इसीलिए ठीक है छठे गुरु को मूल में रखने की जरूरत जी। थैंक यू गुरु जी। है। चलिए कुमार प्रवीण जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, पीछे एक दो चार्ट देखे तो उसमें लगन से षडाष्टक बन रहा था, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो उसमें देखा कि लग्नेश से अंतरदशनाथ की स्थिति ठीक है। तो वो कॉन्सिडेंस था या ये भी मैटर करता है सर कि लग्नेश से अगर ठीक है अंतरदशनाथ? ठीक है, देखिए हमने बताया ना कि क्या क्या। अब देखिए कुमार प्रवीण जी, अभी भी आपके पास समस्या है। नहीं, ठीक इनफैक्ट है हम ना? लगन लगन और उससे देखते हैं, मतलब भाव से षडाष्टक। लेकिन वो हाँ, लग्नेश से अगर ठीक जा रहा है और देखा दो तीन चार्ट में उसको रिजल्ट मतलब इतना बुरा नहीं मिला, तो वो एक मतलब कोइंसिडेंस है या वो सूत्र नहीं बन सकता है? मैं दशांतरदशा की बात कर रहा था कि दशांतरदशा षडाष्टक की होगी तो लग्न में बैठे ग्रह तथा छठे में बैठे ग्रह की बात होगी, लग्नेश की बात ही नहीं है। हम क्यों नहीं, जबरदस्ती उसको घसीट के ले आए? मैं गुरु जी आपकी बात समझ गया। मेरा कहना ये है कि षडाष्टक की दशा बन रही है, लगन से बन रही है, ठीक है सर। लेकिन लग्नेश से जो अंतरदशा ना उसकी पोजीशन एक्सिस ठीक है, तो उसमें कुछ थोड़ा उसको रिलीफ मिलेगा क्या उसमें? ठीक है, लग्नेश बलवान है तो किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकता है, ओके, ये मतलब वही बात है कहा जा जी। सकता है। जी। लेकिन हम लगन। हमेशा हमेशा आप लोगों को बोले हैं कि दायरा छोटा रखिए तो जी। रिजल्ट बड़ा मिलेगा। ठीक है कि नहीं? जी सर, दूसरा सुधीर जी म्यूट कर जी, लीजिए। दूसरा सर ये ऐसा थे, गोचर में किसी अंतरदशा का रिजल्ट ले रहे हैं, उसके ऊपर से जो नेटल के ऊपर से मैलिफिक प्लैनेट गोचर कर रहा है सर, ठीक है। तो उसके भाव मतलब फलों में कमी आ जाएगी। आवाज आ रही है मेलि, सर? मेलिफिक प्लानेट का गोचर जिस भाव या जिस नेटल ग्रह के नेटल ऊपर से हो। जी। तो उसके मतलब रिजल्ट में कमी आएगी। तो मेरा कहना ये था सर, जो उसके जो रिजल्ट में कमी आएगी, उसकी जो दृष्टि से जो फल मिल रहा है उसमें भी कमी आएगी, या जो उसकी स्थिति से जो फल मिल रहा है उसमें कमी आएगी सिर्फ? दोनों में कमी आएगी। तो उसकी दृष्टि कमजोर हो जाएगी सर उस टाइम? जी हाँ। तीसरा सर, एक ये छोटा सा प्रश्न आया था कि कुछ बच्चे विदेश गए हुए थे, उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे क्या? तो वो कौन? कैसे देखे, मैंने देख मतलब किसी के बच्चे पढ़ने गए थे विदेश में। हाँ, तो वो कह रहे कि हमारे पास वापस आएंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। तो वो वापस बुलाना चाह रहे थे, पेरेंट बच्चे मना कर रहे हैं। तो उसको कैसे देखें? मैंने देखा उनका 10वें का तो 12वें का संबंध बन रहा है, मैंने तो मना कर दिया उनको सर चलिए कि नहीं आ पाएंगे। मैं जहां तक समझ पाया कि आपका पूछना है कि किसी का बच्चा विदेश में है, वो पढ़ के वापस आएगा या वहीं सेटल हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया सर। ठीक, इसको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से एपीए में पढ़ाता हूं, फिर भी आप लोग यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि यदि चतुर्थ स्थान उस बच्चे का बहुत बलवान है, वो विदेश नहीं टिकेगा, वो मातृभूमि पे वापस लौट आएगा। जी। और यदि चतुर्थ स्थान बहुत पीड़ित है, वो देश आएगा ही नहीं, वो विदेश ही टिकेगा, चाहे उसको वहां पीजी करने के बाद, मास्टर करने के बाद वो ड्राइविंग क्यों ना कर रहा हो, वो विदेश में ही रहेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे पत्रिकाओं को देखा है। समझ रहे हैं ना? तो मूल रूप से इस बात को समझना है कि भाई चतुर्थ पीड़ित हो गया तो मातृभूमि का सुख नहीं है, अब विदेश ही रहेगा। इसके लिए द्वादश और नवम के कोई संबंध है? द्वादश और नवम का यदि संबंध हो गया तो वो विदेश ही रहेगा, इसकी संभावना है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि नवम हमारे जीवन में उस तरह की यात्रा देता है जो यात्रा समाप्त हो नहीं। अब विदेश राइट। चला गया तो उसी में वो रमा रहेगा, वो वापस नहीं आएगा।
तो इन जी। 2 विषयों को यदि समझ लिया जाए तो हमारे लिए सरल है। दूसरा, ऐसे स्थिति में यदि इनकम हाउस और वेल्थ हाउस दूसरे और 11वें का स्वामी भी यदि लगन में बैठा हो और वहां पे द्वादश का स्वामी भी आकर के बैठ जाए, तो ऐसे में हम कहाँ इंडिया में हैं, हम या अपने देश में कहाँ हैं? हमको तो विदेश में ही रहना पड़ेगा। राइट। ठीक है ना। आज ज्यादा कॉम्बिनेशंस देखने की जरूरत है, क्योंकि पहले के अपेक्षा लोग विदेश में ज्यादा रहने लगे। ठीक है ना। इसीलिए इसको सावधानी से समझने की जरूरत है। चलिए, राजीव विनीत जी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है, यह मंगल दोष का मैंने पढ़ा था आपका। तो आपने कहा था कि मंगल दोष को इतना ज्यादा अपने को गंभीरता से नहीं लेना है, लेकिन उसमें आपने ये बताया था कि बहुत सारे परिहार बताए थे। लेकिन आपने कहा था कि एक तरह का मंगल दोष जिसमें कि मेष राशि 6, 8, 12 में पड़ रही हो, उस केस में अपने को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो उसको अपने को करना है। तो और सब तो अगर वो वक्री हो जाए, नीच का हो, उच्च का हो, अस्त हो, तो वो मंगल और उनमें खत्म हो जाता है। इसमें कोई इसका परिहार का कोई ज्यादा बताया नहीं। कोई है क्या इसमें परिहार, या फिर मंगली लड़का ही देखें या लड़की देखें? चलिए, पहला तो मंगल पहले भाव में है। पहले भाव में तो 84 का हो सुन जाएगा। लीजिए, 1 मिनट 1 मिनट। पहले भाव में है, चौथे में हम्म, है, 7वें में है, 8वें, 12वें में है, तो मांगलिक दोष लगता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और दूसरा, किसी भी प्रकार का मांगलिक दोष है तो उसके परिहार के लिए लग्न या चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो। किसी भी प्रकार के मांगलिक दोष, मेष राशि वाला भी मांगलिक दोष क्यों नहीं हो, बात को समझिएगा, तो वो मांगलिक दोष का परिहार स्वतः हो जाता है। नंबर 2 हो गया। तीसरे में कहा जाता है कि मंगल के साथ यदि कोई शुभ ग्रह हो, जैसे शुक्र हो, चंद्रमा शुभ हो जाए, बुध शुभ बैठ गया मंगल के साथ, तो ऐसे स्थिति में, यहाँ बुध को शुभ नहीं कहेंगे, मंगल के साथ जाते ही अशुभ हो जाएगा, इसलिए बुध को नहीं लेते हैं, गुरु, शुक्र और चंद्रमा को ही लेते हैं। तो ये दूसरा परिहार हो जाता है। अच्छा, बाकी वो वाला अभी परिहार मेष राशि आप, वाला भी? हाँ, हाँ, मेष मेष राशि वाला भी राशि, खत्म हो जाए। ठीक है, जी हाँ। बस ये पहले कंफ्यूजन तो था। ठीक। पहले तो यही समझना है कि इसका परिहार हो जाता है। उसके बाद भी मंगल को मांगलिक दोष के लिए न देखते हुए अन्य प्रभावों के लिए देखें, तो उसकी मूल त्रिकोण राशि 6, 8वें और या 12वें में हो, तो ऐसे स्थिति में उसका प्रभाव तो खराब होगा ही होगा। हो सकता है कि आपका शादी तोड़ने में वो नाकामयाब रहे, लेकिन नोक झोंक देने में तो नाकामयाब नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं मेष का षष्ठे, षष्टमेश, द्वादशेश होकर के यदि वो अच्छे स्थिति में नहीं बैठा है, तो मैं इसके लिए लोगों को हमेशा सावधान रहने का सलाह देता हूं कि ऐसे मंगल से बचने की जरूरत है। ठीक है ना। क्योंकि एक तो करेला तीता ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो मंगल, और दूसरा षष्ठेश मंगल, अष्टमेश मंगल, द्वादशेश मंगल, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मांगलिक दोष को सिर्फ टारगेट क्यों करते हैं हम? अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पहले शहर की लड़कियां थी, पढ़ी लिखी थी, और उसको कोई प्रॉब्लम होता था वो तुरंत माता पिता से फ्रैंक रहती थी, माता पिता को बता देती हैं, माता पिता पुलिस, थाना, कचहरी, कोर्ट, एनजीओ सबको एक साथ लेके तैयार हो जाता है। लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से तो अब गांव में भी जो महिलाएं हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, पढ़ी लिखी तो अब बच्चियां सारी हैं, क्योंकि सबको साइकिल स्कूटी चाहिए,
समझ रहे हैं ना, जो सरकार देती है, उनको भी ये बात का पता है अब कि यदि हमें पति पीड़ित करेगा तो हमको क्या करना चाहिए। और सबसे जो मूल कारण है, हम जो नहीं मानने वाली बात करते हैं, उसका कारण है कि अब बाल विवाह लगभग समाप्त हो गया है। ठीक है ना, हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, लगभग समाप्त हो गया है। तो इसलिए भी अब मंगल दोष को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। और 60% पत्रिका मांगलिक है, क्योंकि कितने घरों में मंगल हो जाता है, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, 5 घर में मंगल है। तो 12 में से 5 है, मान लो 40% ही पत्रिका, तो 40% पत्रिका मांगलिक है। तो उसमें से उस 40% का 80% मंगल दोष स्वतः भंग कर लेता है। तो हम लोगों को तो 20% को ही गौर से देखने की जरूरत है, और इतना देख लेना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। और एक इसमें था कि आपने कहा कि ग्रह मैत्री और भकुट में से एक मिलना चाहिए। अब और सब चीजें मिल रही हैं, भकुट नहीं मिल रहा, और ग्रह मैत्री में 3 आ रहे हैं, दोनों सम होंगे ना आपस में, इसलिए तो ग्रह मैत्री में 3 मिल रहे हैं और भकुट में 0। तो क्या इसको हम फेवरेबल माने या नहीं? नहीं नहीं, मान लीजिए, यहाँ मना कर दीजिए शादी के लिए। नहीं, फेवरेबल नहीं है ये, मतलब हाँ ग्रह मैत्री में 3 ही मिल रहे हैं 5 में से, और भकुट में 0 है। हाँ, तो मना कर दीजिए ना, 5 में से 5 मिलाइए यहाँ। अच्छा, जब 5 में हमने से 5 ऑप्शन दिया हुआ है कि भकुट या ग्रह मैत्री हो, तो हम्म। पूरा पूरा मिले ना। पूरा ठीक है, पूरा लें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नाड़ी नाड़ी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोई कोई आपने कहा नाड़ी ना वाड़ी, ब्राह्मण। बहुत बहुत लोग अलग अलग बोलते रहते हैं, इतना दोष का प्रभाव नहीं है। ठीक है ना। और आप ठीक। लोगों को पता होगा कि YouTube पे भी मैंने इसके विषय में बताया हुआ है, तो आप एक बार वहां भी जाकर के नजर डालिएगा। तो हम्म। नाड़ी दोष कई प्रकार से भंग होता है। ठीक है हाँ, ना। वो तो गण तो ब्राह्मण हो, तो वो ब्राह्मण में से 75% समझ तो गए, वैसे ही खत्म हो ब्राह्मण को जाते नाड़ी हैं। दोष लगता है, ये लगता मैंने ही भी है। बताया हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन वही नाड़ी आपने बताया दोष था। कई प्रकार से भंग होता है, इसकी भी चर्चा हमने की हुई है। तो फिर कभी क्लास ठीक में है कर लेंगे, अभी तो यही है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, a participation has asked you to start a AI companion। अब ये हमको नहीं पता कि AI कंपेनियन स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है ना। तो अभी हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आगे देखेंगे इसको। आप लोगों ने, किसी ने ये बात लिखा है। ठीक है, डॉक्टर भारती अनेजा। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी आज की क्लास बहुत, आपकी हर क्लास ही कुछ खास होती है, लेकिन आज की क्लास तो बहुत ही स्पेशल थी वाकई में, बहुत ज्ञानवर्धक थी। थैंक यू सो मच गुरुजी। प्रश्न करो अ, अब। हाँ गुरुजी, छोटा 2-3 छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है गुरुजी कि शनि किसी की पत्रिका में बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन आपने बताया था कि 2 मुख्य ग्रह होते हैं, गुरु ब्लेसिंग का कारक है और शनि कर्म का कारक है। क्या उसकी एमडी, एडी या पीडी ना होने के बावजूद भी क्या हमें शनि से रिलेटेड उपाय बताने चाहिए? हाँ, बताने चाहिए। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। और दूसरा क्वेश्चन है पहले गुरुजी मेरा। एक सेकंड इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें जी कि पत्रिका में जो सबसे कमजोर ग्रह है जी उसको भी पकड़ने की जरूरत है, और जो सबसे बलवान ग्रह है उसको भी पकड़ने की जरूरत है। अब आपके मैडम मीनू का एक पुस्तक आने वाला है, उसमें कमजोर कड़ी के बारे में बताया गया है, तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब कमजोर है, तो हमको पहले से उसके लिए तैयारी करनी चाहिए ना, ताकि जब जी उसकी दशा आए तो हमको उसका फल मिल जाए। इसीलिए रेमेडी हर समय, जिसकी दशा अंतर्दशा एमडी एडी हो ना हो, फिर भी जो कमजोर ग्रह है उसकी रेमेडी लगातार नित्य होना चाहिए। ये हमेशा से याद रखने की जरूरत है। ठीक हो गया। जी अब आगे गुरुजी। बताओ। गुरुजी एक और क्वेश्चन है, कुंडली मेरे पास आई थी
उसमें चंद्रमा बैठा हुआ था 4th स्थान में और गुरु बैठा हुआ था 10वें स्थान में। लेकिन चंद्रमा की दशा आने वाली है एडी, और और सबसे बलवान ग्रह भी चंद्रमा ही था उसमें। लेकिन चंद्रमा पीड़ित था, चंद्रमा पीड़ित था और अकेला बैठा हुआ था 4th भाव में, यानी कि कारक भाव नाशम। तो गुरुजी मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा बलवान ग्रह वही है, और वो व्यक्ति जो है वो भोजन प्रबंधन से रिलेटेड काम करना चाहता था। तो मुझे ऐसा लगा कि वो व्यक्ति जाएगा उसी क्षेत्र में, वो भोजन प्रबंधन में जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बलवान ग्रह वही था। गुरु गुरु दशम में बैठा था, लेकिन षटबल में भी काफी कमजोर था। तो क्या गुरुजी मैंने ठीक बताया कि वो उस हाँ तरफ जाएगा? लेकिन मैंने कहा कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना, और माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है क्योंकि सजीव है और चंद्रमा की दशा भी है, जो आप ठीक हमेशा ठीक बताते हैं। ठीक। स्वास्थ्य ठीक है प्रभावित हो सकता है। दूसरा, अगर चंद्रमा सबसे बलवान ग्रह है जी। तो उसको भोजन प्रबंधन में अगर हम सलाह दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी सलाह है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भोजन प्रबंधन का कार्य चंद्रमा करता है, ठीक है ना। जी तो जी गुरु। अब लिमिटेड रिस्क लेने की बात जहां तक है, वो हम्म। वो पता चलता है उसके इस बात के ऊपर कि उसका चंद्रमा पीड़ित कितना है। अगर जी बहुत पीड़ित है तो वो भोजन प्रबंधन का काम करते रहेगा और परेशान होते रहेगा, ठीक है। जी गुरु जी। तो जी इसीलिए इस तरह से हम लोगों को देख के बताना है, ठीक है। गुरु जी, एक क्वेश्चन उसी कुंडली से और आया था, जो क्लाइंट का क्वेश्चन था कि वो कह रहे थे कि उनकी जो माता की प्रॉपर्टी है वो लिटिगेशन में है, तो क्या वो पुत्र को मिलेगी क्या? तो अब क्या ये सब इसके लिए, तो तो इसके इसके लिए लिए तो गुरु जी। हाँ, हम्म, इसके लिए तो पूरी पत्रिका की देखने की जरूरत है, ठीक है ना। ठीक है गुरु जी, एक लास्ट। और चंद्रमा यदि चतुर्थ में है तो माता का हम्म, प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, ऐसा कहेंगे। लेकिन गुरु जी षडाष्टक की भी दशा थी जो आने वाली है, वही बात है। षडाष्टक की भी थी, चंद्रमा पीड़ित तो था ही, मंगल से पीड़ित था, केतु की दृष्टि थी, लेकिन गुरु की भी दृष्टि थी, लेकिन षडाष्टक का एक्सेस बन रहा था गुरु जी, महादशा षडाष्टक ना। के एक्सिस बन रहे हैं तो उस समय पे हो सकता है कि हियरिंग ज्यादा हो जाए, हम्म। और उसके बाद यदि अच्छी दशा आ रही हो तो वहां हमको रिजल्ट मिल जाए। हमने गुरु जी यही कहा ठीक कि षडाष्टक की दशा में संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है उसके बाद मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ठीक, बलवान था। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु जी बस एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है जो आज आपकी क्लास से रिलेटेड था। एक मेरे पास क्लाइंट की पत्रिका आई थी, उसमें गुरु बैठा हुआ था अष्टम भाव में, और वृश्चिक लग्न की कुंडली थी, यानी कि वो पंचमेश भी हुआ और धनेश भी हुआ। तो आपने ये बात बताई है कि वो अष्टम का फल करेगा ही करेगा, और गुरु जो आपने दो तरह के फल हमें बताए हैं वो भी फल करेगा, विशिष्ट फल साधारण फल भी करेगा। तो गुरु जी आप, एक बात ये थी कि वो दशम जो पंचमेश की भी दशा हुई, तो पंचमेश जो हुआ वो सॉरी पंच दशमेश का जो अष्टम हुआ वो पंचमेश हुआ। तो हमेशा दशमेश का जो पंचमेश होता है वो दशा अच्छी जाती है, आपने ऐसा बताया हुआ है, यानी कि अकस्मात उसको कोई अच्छा चेंज मिलेगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि वो दशम का 11th भाव भी है, क्योंकि गुरु अष्टम में लॉर्ड बैठा। लॉर्ड लॉर्ड भले ही दशम से अष्टम का है, लेकिन बैठा हम्म। तो अष्टम में है, तो दोनों तरीके से उसको लाभ मिलने की संभावना है, इसीलिए ज्यादा चिंता न करें। और गुरु जी गोचर वर्ष भी, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद मिथुन लग्न में गुरु आ जाएगा, तो जब गुरु के जन्म कुंडली के ऊपर से और गोचर का करेगा तो भी वो अच्छे प्रभाव देना चाहिए फिर, क्योंकि मिथुन राशि में ही गोचर हो जाएगा। हाँ, तो लग्न के ऊपर से गोचर यदि करे गुरु तो जातक के जीवन में शांति, सौहार्द, आनंद, धन आदि देता है, ठीक है। हाँ, तो हमने गुरु जी यही बताया उनको। तो बस चलो, गुरु जी वेरी गुड। एक चीज बस आपसे छोटी सी क्वेरी थी कि अष्टम का फल वो करेगा ही करेगा, क्योंकि स्थान विशेष का फल उसको करना ही करना है। तो क्या हम अष्टम से रिलेटेड उस व्यक्ति को ये बताएं कि वो कुछ रिसर्च करे, आर्टिकल लिखे या ज्योतिष वगैरह का अध्ययन करे, तो क्या उसको उससे फायदा होगा? क्योंकि उस क्लाइंट की उसमें रुचि देखो, भी थी। अगर अगर पत्रिका में चोट चपेट दुर्घटना की संभावना है तो वो जी किसी चीज का अध्ययन करे, उसको चोट चपेट भी लगेगा, ठीक है ना। जी तो ऐसा नहीं होता कि हम ज्योतिष पढ़ने लग गए या और कुछ पढ़ने लग गए तो
हमारा एक्सीडेंट टल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसके टलने के लिए हमको महामृत्युंजय आदि का ही पाठ करना पड़ेगा। बाकी वो अष्टम का क्या फल करेगा, ये जी जब गोचर पढ़ाएंगे आगे आप लोगों को तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। इसी के ठीक है लिए गुरु। तो थोड़ा सा आप ही लोगों के दबाव में गोचर का क्लास हमको लेना पड़ रहा है। बाकी तो गोचर बहुत पढ़ाते हैं, फिर भी लगता है कि कुछ कम रह जाता है, इसकी वजह से आप लोगों का बहुत ठीक। बहुत 2-3 साल से दबाव मेरे ऊपर था, तो इस साल मार्च में शुरू कर रहे हैं 30 तारीख से। चलिए ठीक है। हाँ जी थैंक यू दीप्ति गुरु। जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे दशा की बात हुई तो जैसे मिथुन लग्न की पत्रिका है और चंद्रमा जो है तीसरे भाव में है, उसकी महादशा है और सारे ग्रह दशा में बैठे हैं, पंचमेश और भाग्येश, द्वादश, लग्नेश। अब इनकी षडाष्टक तो मिलनी ही मिलनी है अंतर्दशा जब भी आएगी तब। तो इसके लिए कैसा फल बताएंगे जातक को? इसमें जो अच्छे भाव के स्वामी हैं जी उनकी अंतर्दशा अच्छी ही निकलेगी। लेकिन यदि यहाँ छठे, 8वें, 12वें भाव के भी स्वामी आकर के बैठे हों तो उसके अंतर में जो षडाष्टक होगा वो बहुत अच्छा नहीं निकलेगा, ये तय बात। तो गुरुजी पूरा पूरा सुनो पहले। जी अन्य ग्रह जिन जिन विषयों का कारकत्व रखता है उन विषयों के कारकत्वों की हानि भी बताना चाहिए। अब ये चुनाव करना आपकी जिम्मेदारी है कि हम गुरु से धन की हानि बोलेंगे या जन की हानि बोलेंगे, ठीक है ना। ये जी आपको चुनाव करना होगा, ये पत्रिका को देखने पर पता चलता है कि हमको बोलना क्या है, ठीक है। हाँ, अब जी अष्टम में ही तीसरे और आठ में 10वें में बैठा ग्रह षडाष्टक है, तो चूंकि हमेशा यहाँ चोट चपेट दुर्घटनाओं की बात होती है, साथ में भावार्थ रत्नाकर में ये कहा गया है कि 10वीं में बैठा ग्रह चाहे वो देवेंद्र पूज्य गुरु क्यों नहीं हो, उसकी भी अंतर्दशा हो तो उसमें भी मरण हो सकता है। तो 10वीं में बैठे ग्रह तो सारे ग्रह तीसरे और 8वें से तीसरा और 8वां होने के कारण ये बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है। तो इसीलिए ऐसे जातक को हम सलाह दें ये सोच करके कि आपको महामृत्युंजय आदि कराना चाहिए, क्योंकि ये पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। तो जब चंद्रमा की दशा शुरू हो रही है उसी समय करा लें तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि छोटी मोटी परेशानियां निकल जाएंगी और बड़ी परेशानी छोटी परेशानियों में बदल जाएंगी, ठीक है ना। तो गुरुजी चंद्रमा की महादशा तो काफी दिन से चल रही है लेकिन पत्रिका बाद में आई है, तो अभी महामृत्युंजय करा लें तो फिर करा ठीक लें तो अच्छा है, करा ले तो अच्छा है। है। और वैसे तो कोई वैसी दुर्घटना टाइप का तो नहीं होगा ना, पत्रिका में कोई प्रश्न था उनका? ऐसा हम तो कह चाहेंगे भगवान करे कोई ऐसा दुर्घटना वगैरह ना हो, क्योंकि ये डायरेक्ट अष्टम में बैठे ग्रह की अंतर्दशा नहीं है, 10वीं में बैठे ग्रह की अंतर्दशा है। जी लेकिन फिर भी क्योंकि सबकी पत्रिका मूल का त्रिकोण जी मूल त्रिकोण सबकी नवम पंचम में ही है। और ठीक है, वो तो तुम देखोगी, हम तो सिर्फ जी जी तुम लोगों को मदद करना चाहते हैं, तुम्हारे क्लाइंट को नहीं। जी 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 इस जी बात को गुरुजी। याद रखना। जी और और गुरुजी उसी एक तरह से छोटा सा प्रश्न करो, जी क्लाइंट के लिए प्रश्न मत करो, अपने लिए प्रश्न करो। जी गुरुजी एक और चीज है थोड़ा सा पूछने के लिए हाँ बोलो। कि जैसे अभी एक जॉब चेंज के लिए आया था कि जॉब चेंज का मतलब उनका ये था कि उनकी नौकरी छूटने का उनको डर था और अंतर्दशा ना तो शुक्र है उसमें और वो लग्नेश भी है लेकिन तृतीय में बैठा है, तो बचेगी जॉब या जाएगी, उनको क्या वैसे? बचेगी नहीं, बचेगी जॉब, चली जाएगी। चली जाएगी जी, यही मैंने भी बताया ये उनको। इसको कई बार हमने बता रखा है आप लोगों को, इस जी पे तृतीय में। आप लोग कॉन्फिडेंट, आप बोलो फिर उससे रिजल्ट लो तब ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम रोज रोज बताते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस, आप उसको बताओगे, आप रिजल्ट उससे पूछोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक जी है ना। धन्यवाद। जी धन्यवाद। सुशील धन्यवाद। गोयनका जी नमस्कार। सर जी प्रणाम सर जी। प्रणाम प्रणाम। बहुत मजा आया आज की क्लास में। महादशा अंतरदशा के बारे में पहले भी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। आज अंतरदशा के बारे में डिटेल समझने को मिला सर, बहुत अच्छा। एक प्रश्न है सर, प्रत्यंतर दशा का प्रिडिक्शन कैसा करेंगे अपन?
चलिए, एक प्रश्न तो है, ये भी एक प्रश्न है हमारे लिए, सर। क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ प्रत्यंतर दशा, जी बता सर। जरूर देता हूँ, हाँ सर। अपने एपीए के क्लास में बता देता हूँ कि कैसे आपको समझना है, जी सर। लेकिन पढ़ाता नहीं हूँ, तो इसीलिए नहीं होगा तो एक दिन मैं पूरा क्लास इसी के ऊपर लेकर के आधे घंटे का बनाऊंगा, यस। अपने दिमाग में मैपिंग करता हूँ, फिर आप लोगों के पास लेकर के आऊंगा। फिर भी हाँ। आपको वही चीज दोहराने का प्रयास करूंगा कि जैसे महादशा के सापेक्ष अंतरदशा को लेते हैं, जी उसी तरह से अंतरदशा के सापेक्ष प्रत्यंतर दशा को लेना है, नंबर एक। नंबर दो, प्रत्यंतर दशा अंतरदशा के साधारण और विशिष्ट फल कब मिलेंगे, उसके लिए भी समझना चाहिए कि कब वो अंतरदशा के अनुकूल, व्यवहार के अनुकूल फल कर देगा, और कब वो अंतरदशा के व्यवहार के प्रतिकूल, अर्थात जिस स्थान में बैठा है उसके अनुकूल फल कर देगा। एक तो ये भी प्रत्यंतर दशा बताता है, साथ में प्रत्यंतर दशा अंतरदशा से जो प्राप्त परिणाम हमें प्राप्त करना है, शुभ या अशुभ, वो कौन से प्रत्यंतर दशा में घटित हो सकता है, इसको भी हम लोग वहां समझ सकते हैं। ठीक है, जी सर। तो क्या हो जाएगा कि अंतरदशा 2 साल की है, 2.5 साल की है, 3 साल की है, मान लिया, लेकिन अब कहेंगे शादी होगी, तब वो 3 वर्ष तक तो शादी नहीं होगी ना, शादी तो किसी एक महीने में होगी, किसी एक तारीख को होगी। वो जी सर। प्रत्यंतर दशानाथ पहला हकदार है वो उस महीने को बताने का, या एक शॉर्ट टाइम को, एक कालखंड को बताने का कि कहाँ शादी होनी चाहिए। ठीक है ना, उसी तरह से यस। हम लोगों को बात को समझना है, क्योंकि हमने कहा कि हम तो बहुत सरलता से कह देते हैं साधारणम विशिष्टश्च ग्रहाणाम द्विविधम फलम, जी लेकिन सर। अब जो ये द्विविधम फलम है, ये कब कौन सा फल मिलेगा, ये प्रत्यंतर दशानाथ, प्राण दशा, सूक्ष्म दशानाथ और गोचर ही बता सकता है। तो चूंकि हम प्राण दशा और सूक्ष्म दशा नहीं देखते, हम सीधे प्रत्यंतर के बाद गोचर पे चले जाते हैं, क्योंकि प्राण दशा और सूक्ष्म दशा से हम आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उससे जी सर। अच्छा है कि गोचर को पढ़ लिया जाए। तो बहुत गोचर को अच्छा पढ़। प्रश्न था आपका, प्रत्यंतर सर। दशा को समझने का। तो जी सर। मैं रोशनी डालूंगा, विस्तार से रोशनी डालूंगा, यस आप सर। लोग इसका चिंता ना करें। ठीक जी है सर। ना। जी। प्रणाम सर। प्रणाम। अंजू खन्ना। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन 10th हाउस से संबंधित है। 10th हाउस में जैसे गुरुजी कोई भी ग्रह नहीं है, तो आपने जो रूल बताया था कि लगन सूर्य और चंद्रमा में हम बलवान देखेंगे, तो वो रूल लगाकर जो है चंद्रमा आ रहा है हमारा रिजल्ट में D9 में, और अभी बुध की एडी आने वाली है, और षडबल में सूर्य बलवान है, तो हम उनको कौन सा कार्य करें, किस ग्रह से संबंधित कार्य बताएं। दशा चंद्रमा की आने वाली है। जैसे गुरुजी आपने सूर्य चंद्रमा और लगन में हमने बलवान देखा तो वो हम सूर्य समझ है। गए कि चंद्रमा हाँ जी। कार्य निर्धारक बना। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल, अब उसके बाद क्या ठीक बता है, रहे हो आप। उसके बाद मैंने बोला कि सॉरी, बुध की दशा आने वाली है एडी, बुध की एडी दशा आने नहीं, वाली है। एमडी, महादशा बोलिए। शनि की है। शनि की है, ठीक है, और आगे हाँ अब जी। बोल। हाँ जी, शनि की महादशा है, और शनि की अंतरदशा अभी 6 जून जून में 2025 में खत्म हो रही है, उसके बाद बुध की आ जाएगी। तो अब समझ नहीं आ रहा कि उनको दशा के हिसाब से कार्य बताएं या उनका जो D9 में जो नहीं, चंद्रमा आ रहा है D9 में उसके जो हिसाब से चंद्रमा बताएं। है उसके हिसाब से ही कार्य बताने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, उसी तो के हिसाब गुरु से कार्य बताएंगे तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है और ना। जो गुरु जी बुध की जो एडी आने वाली है उसको हम नेग्लेक्ट कर दें बिल्कुल। एडी से हम किसी के कार्य का निर्धारण नहीं कर सकते ना, क्योंकि कार्य 2-3 वर्ष के लिए तो होता नहीं है। हाँ एडी जी। से आप टेम्पोररी कह सकते हो कि कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता है, अच्छा अंतर्दशा मंगल का है, आ हाँ गया जी। और अच्छे प्रभाव में है, तो कह दिए कर लो।
वो एक छोटा जी पीरियड है। लेकिन हम डॉक्टर बनेंगे उसके लिए पढ़ाई किया है, हम चार्टर्ड बनेंगे उसके लिए पढ़ाई किया है, हम इंजीनियर बनेंगे उसके लिए पढ़ाई, तो वो लंबा टाइम होगा ना। तो अब उसमें क्या, चार्टर्ड में, डॉक्टर में, सब में अलग अलग अब डिपार्टमेंट भी बटा हुआ है। तो वो क्या होगा, किस ग्रह के अनुकूल होगा, वो आपने जो नियम से निकाला चंद्रमा, वही कार्य निर्धारक होगा। और उसी ठीक है के गुरु, ऊपर हम लोगों को ज्यादा ताकत देने की जरूरत है। ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। और गुरुजी अगर दो ग्रह हैं वहां पर, अभी आपने आज सुबह ही जो क्लास ली थी उसमें बताया कि नहीं अगर नहीं, दो दो ग्रह हैं ग्रह तो नहीं, हम दो ग्रह अगर नहीं। 10वें, हम नहीं मैं गुरुजी बता, अगर 10, हाँ जी आप बोलिए, हाँ जी हाँ जी सॉरी। हम ये कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश में से जो बलवान हो, उससे हम्म 10वें स्थान में जो राशि हो, हम्म, उस राशि का स्वामी नवांश पत्रिका में जिस राशि का गया हो, उसका हाँ जी स्वामी, वहां पे हाँ जी बैठा ग्रह नहीं, उसका स्वामी, तो किसी का स्वामी तो एक ही होगा ना, दो कहाँ हाँ से हो? जी। नहीं तो गुरुजी वो मैं बोल रही हूँ कि अगर 10th में दो ग्रह बैठे हों, ये तो हमने निकाला, रूल जो निकाला है कोई भी ग्रह नहीं बैठा, अगर अगर 10th हाउस में दो हाँ, ग्रह बैठे 10th हों। में दो ग्रह बैठे हों, तो उस हम्म, दोनों में से जो सबसे बलवान होगा, वो ग्रह कार्य निर्धारक होगा। अच्छा, हम दशा को भूल जाएं, उस समय जो बलवान होगा उसी के हिसाब से उनको कार्य बताएं। जी, ज्यादा यही कोशिश करना है। ठीक है ठीक ना? है। आज ही और मैंने गुरुजी, पढ़ाया है कार्य हाँ निर्धारक। जी हाँ जी हाँ जी आप ही के क्लास में पढ़ाया है? हाँ जी, मॉर्निंग में जो क्लास थी उसमें मैं थी ना, हाँ आज जी, आपने थोड़ा सा बताया था। ठीक है, तो आप उस क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, ये प्रश्न वहां के लिए काफी है अभी, यहाँ आगे अच्छा बढ़ने दीजिए लोगों को। अच्छा गुरुजी, एक क्वेश्चन और है कि किसी ने जातक ने किसी को पैसा दिया है, अपने रियल ब्रदर को ही दिया है और अपने फ्रेंड को भी दिया है, 5 लाख और 3 लाख, अलग अलग दो जनों को। तो वो पूछ रहे हैं कि वो हमारा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, ये कैसे देखेंगे? एक धन साल हो गया दिए स्थान, हुए। एक मिनट, धन स्थान यदि अशुभ प्रभाव से मुक्त है तो हाँ उसका जी पैसा वापस आ जाएगा, और धन यदि अशुभ प्रभाव में है तो उसका पैसा हम्म, वापस नहीं आएगा। पहले तो यही फल निर्णय कर लेते हैं। ठीक है ठीक ना? है। हाँ जी। कि अगर धन स्थान शुभ प्रभाव में है तो प्रभाव हम्म, डालने वाले ग्रह की महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशाओं में पैसा वापस आएगा। ठीक ठीक है? है। ठीक है गुरु, ठीक है चलिए, गुरु। मनीष धन्यवाद कुमार गुरु। पाठक जी। चरण स्पर्श गुरु जी। जी जी, आशीर्वाद। गुरु जी, ये पूछना था कि जैसे कोई जो महादशा अगर मान लीजिए 12th हाउस में है और अंतरदशा मान लीजिए कि 7th में आ गई, तो इनका दोनों का 6-8 का संबंध हो गया। तो इसके इसके संबंध में जैसे मान लीजिए थोड़ी 12th हाउस में गुरु है और यहाँ पर सूर्य है या मंगल है, तो इनका इनका क्या प्रभाव होगा? ये तो 7th हाउस में है, वो 12th हाउस में है, लेकिन आपस में षडाष्टक है ये महादशा अंतरदशा। तो अंतर किसका है? अंतर सूर्य का और मंगल, सूर्य का है, फिर चंद्र का, फिर मंगल का। अभी अंतर किसका है? सूर्य का सूर्य कहाँ बैठा है? 7th में और गुरु बैठा है 12th में, समझ तो गए? इसका क्या प्रभाव? तो सूर्य 7th में बैठा है, तो सूर्य के अंतर में षडाष्टक होने के कारण सूर्य यदि विपरीत फल देता है, तो चूंकि पत्नी से थोड़ा दिक्कत हो, पत्नी को परेशानी हो, क्योंकि 7वें से पत्नी को देखा जाता है, जी। और सूर्य है तो सूर्य के लिए पिता को भी कारक माना गया है, तो पिता को परेशानी हो जाए। बाकी 7वें से संबंधित फलों की विशेष हानि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है अपने गुणों के कारण तो हानि करेगा, षडाष्टक में होने के कारण चूंकि ये केंद्र का स्थान है, इसीलिए 7वें का अच्छा फल भी हमको मिलेगा। अब यहाँ सूर्य कहाँ का स्वामित्व रखता है, ये अगर बता दें तो और अच्छा हो जाए। छठे में गुरु जी, छठे का। तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी के बीच में परेशानियां होंगी, या पार्टनर से परेशानियां होंगी। और जो शासकीय कार्य अगर उसके अगर चल रहे हैं मान लीजिए, तो शासकीय कार्य में भी लिटिगेशन हो सकता है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, इसमें अगर गुरु जी चाहे सूर्य हो या शुक्र हो, दोनों स्थितियों में यही रहेगा 7th हाउस में? शुक्र षष्ठेश नहीं है ना अब? नहीं, शुक्र तो अष्टमेश अष्टमेश है, और क्या नाम तो है, अष्टमेश द्वितीय हो से। गया, तो अब उस समय पे हमको अष्टमेश होगा, तो उस समय पे क्या हमको विशेष कष्ट दे सकता है?
और अब द्वितीय और अष्टमेश दोनों हो गया ना गुरुजी? हम समझ गए सर, तो द्वितीय और अष्टमेश दोनों हो जाने के कारण शुक्र इस पत्रिका में शुभ नहीं हुआ, समझ रहे हैं नहीं ना? जी, द्वितीय नहीं गुरुजी, गलत बोल गए, तृतीय और अष्टमेश होगा। ठीक है, हम समझ गए बात को। जी तो अष्टम में तुला राशि है, हाँ। तो हम इस बात को समझ गए। तो ऐसे में थोड़े सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य भी षष्ठेश है और शुक्र भी अष्टमेश है, और वो सप्तम में बैठा है, तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है ना? मतलब ये गुरु की अगर महादशा द्वादश में अगर है, उस हिसाब से, उस हिसाब से, ठीक है ना? तो तो यहाँ अष्टम का गुरु जी कौन वो करेगा रिजल्ट? जैसे अष्टम में मान ली बुध बैठा है, और शुक्र शुक्र जो है अगर सप्तम में बैठा है, इसमें अष्टमेश होकर सप्तम में बैठा है, और बुध जो बैठा है अष्टम में, हमेशा आप बताएं कि जो ग्रह जिस भाव में होता है वही वो रिजल्ट देता है। वो तो तो यहाँ पर रिजल्ट, वो तो रिजल्ट देगा ही देगा, लेकिन आप, ठीक है, प्रधानमंत्री का रिजल्ट प्रधानमंत्री ही करेगा ना। जी लेकिन उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो प्रोटोकॉल लगाएंगे कि नहीं, योगी जी? हाँ लगेगा। क्यों लगा रहे हैं प्रोटोकॉल? क्योंकि वो समझ वो, प्रधानमंत्री हैं, वो प्रभाव रखते हैं, समझ रहे हैं ना? जी इसीलिए शुक्र अष्टम का प्रभाव रखेगा, भले ही अष्टम का फल कोई और दे दे, वो जहां बैठेगा उस प्रभाव को प्रभावित करेगा। देखते हैं कैसा कैसा कंफ्यूजन है आप लोगों के मन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सोनाली जी बताइए। नमस्ते गुरुजी। अब थोड़ा हाथ कम कीजिए, अगले क्लास में ले लेंगे आप लोगों को। ठीक है गुरुजी, एक ना कन्या लग्न की पत्रिका है, और उसमें तृतीय भाव में गुरु और चंद्रमा बैठा हुआ है, और शुक्र बैठा हुआ है दसम स्थान में, और शुक्र की ही दशा चल रही है, और शुक्र बहुत बलवान भी है। तो क्या वो जातिका डॉक्टर नहीं बन सकती क्या? बन वो सकती है, वो नीट का एग्जाम दे रही है अभी, मतलब बन सकती है, कोई दिक्कत। शुक्र से सदाक्षक में बैठे हुए हैं गुरु और चंद्रमा, तब भी बन सकती है ना? हाँ, अच्छा ठीक है डॉक्टर क्योंकि गुरुजी। गुरु और चंद्रमा दोनों ही जी, मेडिकल के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है ना? अब तो वो सडाष्टक 6th हाउस में। सुन तो लीजिए ठीक ना। ठीक। सडाष्टक में तो थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। जहां ओके। बच्चे को 650 नंबर आना था, वहां 600 नंबर आ जाएगा। बात समझिए। अच्छा ठीक है ये गुरुजी। सब होगा, लेकिन नहीं बनेगी ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है ना? ठीक है गुरुजी, थोड़ा यही पूछना। हाँ, थोड़ा बच्चे को हौसला बढ़ाइए और ध्यान दीजिए, ज्यादा चिंता न करे बच्चा, ठीक है? ठीक रजनीश है। शुक्ला जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ, बोलिए रजनीश जी। अच्छा, मुझे लगा आवाज नहीं गई मेरी। मेरी ये अंतरदशा को लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चन था। से गुरु की महादशा, गुरु लग्न में बैठा तुला लग्न की पत्रिका में, शुक्र का अंतर है। शुक्र की यहाँ क्या है, लग्न और अष्टम दोनों का स्वामी हो गया, 12वें में बैठा है शुक्र। अब यहाँ पे थोड़ा सा डर पैदा हो गया है मुझे। डर पैदा हो गया है तो भय भैस त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, इसका जप वो करें। ठीक। देखिए, जी गुरुजी। इसका जप करने से लाभ होगा। 2/12 का दशा एक्सिस है, षडाष्टक के बाद 2/12 का ही एक्सिस खराब होता है, ठीक है? यहाँ दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। अब जैसे गोचर का शनि भी 12 नंबर में आएगा, यानी छठे भाव में, तो 8वें को देखेगा। ऊपर से जो स्थिर शनि है पंचम भाव में मेरा, वो राहु वहां से गोचर करेगा। जो राहु और शनि के ऊपर मैंने से कहीं पढ़ा था कि शनि के ऊपर अगर राहु गोचर करे तो मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु होती है। अब कर्ज या यहाँ मृत्यु अंतर नहीं दशा होगी भी। आपके। आप कर्ज मित्र नहीं, मृत्यु की बात नहीं करेंगे। वो क्या लिखा रहता है उसको समझना शायद आप लोगों के लिए अभी मुश्किल होगा। वहां पे हमको ये कहना है, शुक्र अंतरदशाओं में सप्तम से शनि का ट्रांजिट हो रहा है, पत्नी के स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है, इसका ध्यान रखने का जरूरत। नहीं गुरु जी, छठे से शनि का ट्रांजिट होगा, वो अष्टम को देखेगा। अब शुक्र, गुरु की महादशा गुरु लग्न में है, शुक्र 12वें भाव में है, शुक्र का अंतर दशा है, और शुक्र लग्न और अष्टम दोनों का स्वामी है। अब ये दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, गोचर भी और ये भी अष्टम को प्रभावी ज्यादा कर रहे हैं, 12वें में
शुक्र बैठा है, उसी रजनीश का जी, अंतर है। हाँ रजनीश जी, जी, एक जी बात गुरु को जी। ध्यान रखिएगा कि स्पेशल क्लास में हम आपकी पत्रिका बताने के लिए नहीं बैठे। नहीं, मैं अंतरदशा के ऊपर सिर्फ क्या बस कि शुक्र के बात को अंतरदशा के ध्यान ऊपर दो। के। तो छोटा क्वेश्चन कीजिए, एजुकेशनल क्वेश्चन जी कीजिए। गुरु जी। अब ये जी गुरु जी। गोचर, ये दशा, ये यहाँ बैठा, ये हम पत्रिका बताने नहीं बैठे हैं। उसके लिए आप नहीं अलग गुरु से जी, बस। समय ले लीजिए, ठीक है ना। जी जी गुरु जी। समय जी। बर्बाद दूसरे का मत कीजिए ना, अपना तो कर ही रहे हैं, दूसरे का भी समय नहीं, बर्बाद। या अंतरदशा को लेकर के छोटा सा जो मुझे डाउट लगा, वो मैंने अंतरदशा पे ही सिर्फ पूछा कि यहाँ अंतरदशा को लेके क्या सावधानियां चाहिए। रूबी, हाँ गुरुजी, बस मेरा एक ही मतलब छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने कहा ना कि अगर मंगल जहां बैठेगा वहां तो दंगल करता ही है, तो मान लीजिए गुरुजी अगर वृष लगन की पत्रिका का 12वें का लॉर्ड मंगल अपने ही घर में बैठता है सप्तम भाव में, तो क्या ऐसे जातक की पत्रिका में वो मंगल भी मतलब कि विदेशी महिला से विवाह कराने का भी योग बनाएगा, या कि फिर वो झगड़ा लड़ाई भी करेगा? झगड़ा मान ज्यादा लड़का बोले। तो विदेश में ही है, तो क्या उसको किसी विदेशी लड़की से भी शादी हो सकती है क्या गुरुजी? विदेशी लड़की से भी शादी होगा और झगड़ा लड़ाई भी होगा। दोनों ही होगा, यही गुरुजी। और मुझे एक बस, अब मेरी ही पत्रिका में एक चीज मुझे अच्छा से समझ में आया, जो लगन से अगर षडाष्टक हो जाए गुरु, तो मेरा तो गुरुजी अच्छा ही समय मिल रहा है, क्योंकि वहां से दशम को दृष्टि दे रहा है ना गुरु, पंचम भाव से पंचम दृष्टि दे रहा है, तो षडाष्टक की दशा में मुझे अच्छा फल मिल रहा है गुरुजी। थोड़ा हस्बैंड से प्रॉब्लम हो मिलेगा, जाता है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है, क्योंकि गुरु पति के कारक है। अदरवाइज तो ये षडाष्टक ठीक ही है ना गुरुजी? ठीक है। हमने ठीक। आज जितना समझाया है षडाष्टक को समझने का, हाँ गुरुजी, बस बस वही है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्पेशल क्लास का मान रखिए। हाँ। आप सीखने के लिए आए हैं और हम आपको सिखाना चाहते हैं। अभी अभी मुझे याद पर्सनल आया और कि उसको मायने हाँ। नहीं रखता, आप हमको नहीं। पैसा नहीं देना चाहते हो, फ्री में दिखा लो, हम्म। अलग से फोन कर लो, गुरुजी पैसा नहीं मेरा, फ्री में देख दो, मैं देख हाँ, दूंगा, लेकिन लेकिन क्लास यहाँ को पर डिस्टर्ब ना करो। ना, ये गुरु का फल अच्छा मिल रहा था। ठीक आप है, लोगों को क्या प्रणाम। होगा, उससे क्या होगा कि हमारा मन खिन्न हो जाएगा, फिर हम जब खिन्न मन से कहाँ पढ़ा पाएंगे, है ना। तो इसीलिए आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। रीता सिंह जी, रीता सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं। रीता सिंह जी बताइए। प्रणाम। जब प्लाट खरीदना होता है तो गुरुजी मंगल का गोचर देखते हैं। मंगल। आपकी आवाज नहीं आ रही है रीता जी। प्लाट खरीदना है गुरुजी तो मंगल का गोचर देखते हैं। प्लॉट के लिए शनि को भी देखते हैं, मंगल जी। को कंस्ट्रक्शन के लिए देखते हैं, तो शनि को हम्म, भी देखिए और मंगल को भी देखिए, ठीक है ना। जी। तो अगर हाँ, शनि तो दूसरे भाव में, मंगल छठे घर में होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आता है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अभी गोचर हो रहा है छठे घर से। जी, ठीक है। नहीं होना। थैंक यू गुरुजी। मोनिका जी बताइए क्या प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि जैसे किसी की पत्रिका है कर्क लगन की, जातक की, जातिका की, और उसका चंद्रमा जो है वो सप्तम में आ गया, और सप्तमेश जो है वो छठवें में चला गया। अब ना सप्तमेश भी पाप कर्तरी में, लग्न लग्न भी पाप, सप्तम भाव भी वो पाप कर्तरी में है और लग्न भी पाप कर्तरी में है। अब वो जातिका आपसे पूछ रही है कि मेरा मतलब उसकी शादी हुई और शादी के 4-5 महीने बाद पति ने उसको उसके मायके भेज दिया, और फिर उसके बाद कुछ महीने बाद उसको ब्लॉक भी कर दिया फोन पर। अब उसका क्वेश्चन है कि वो क्या मुझे वापस अनब्लॉक करेगा, मुझे लेने आएगा, मुझे डाइवोर्स तो नहीं होगा। पर मुझे तो पत्रिका में प्रॉब्लम दिख रही थी, पर मैं डायरेक्टली बोल भी नहीं सकती कि मैं मतलब क्या ही बोलूं मैं कि कब करेगा। तो मैंने उसको कुछ रेमेडीज दी, अब रेमेडीज भी वो उस हिसाब से गुरुजी वो करना तो नहीं चाहता कोई भी, वो कह रहे हैं आप ये बताओ पत्रिका में क्या दिखाई देता है। तो गुरुजी आप डायरेक्टली मतलब हम पोर्टल पर बोल भी नहीं सकते ना एकदम से कि कहते हैं सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात और प्रिय सत्यम न ब्रियात, लेकिन यदि उसको बताना है कि आपका चूंकि सप्तम स्थान पाप कर्तरी में है, सप्तमेश छठे में है, इसलिए पति के साथ लिटिगेशन होगा और मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होगा, आगे आपकी मर्जी आपको क्या करना है, ठीक है।
समाप्त वो तो कहानी। मैंने बता ही दिया था कि आप खुश नहीं रहोगे इसमें बिल्कुल भी। अब वो कह रही है कि डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, बार बार एक ही क्वेश्चन था, मैं डाइवोर्स के लिए तो कैसे अगर बोलूं? आपको दिखाई देता है डाइवोर्स हो जाएगा तो बता दो डाइवोर्स हो जाएगा, दूसरा देखें, जल्दी दे दो दूसरी। मैं तो सलाह देता हूँ कि जल्दी इससे पिंड छुड़ा लो, दूसरा शादी कर लो, ठीक है ना? तो ऐसा ऐसा जी सलाह दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए। गुरुजी, एक क्वेश्चन और, पोर्टल पर जनरली लोग बहुत 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए मेरे कितने बच्चे हैं। अब बच्चों की काउंटिंग हम थोड़ी ना एकदम से कर सकते हैं उसको ज्योतिष में। बोलो कि आप किसी और गुरुजी को ढूंढ लीजिए, हमको नहीं आता है, सीधा बात, मैं ठीक, नहीं बता, ठीक है ना? जी गुरुजी। जी वंदना गौर जी बताइए। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि अगर अष्टम भाव में अष्टमेश ही बैठा हो तब भी क्या वो मतलब खराब ही फल देगा? मारक खंड में तो आईपीए में पढ़ाए हैं कि अष्टम में बैठे ग्रह की महादशा हो, अष्टमेश अष्टम में ही बैठा हो स्वयं अष्टमेश ही अंतरदशा में हो जी तो भी मरण तुल्य कष्ट दे देता। अष्टम में बैठे अष्टमेश भी मरण देता है, ठीक है? इसीलिए जी जी फल तो वो 8वें का ही करेगा ना, स्वामी भी वहीं का है तो और अच्छे तरीके से फल करेगा, इसीलिए वो दे सकता है। चलिए, जी बहुत अच्छा जी लगा आप लोगों के साथ, फिर मिलते हैं अगले महीने, ठीक है? आप लोग इसी तरह क्लास में आते रहिएगा तो ज़्यादा समझ में आता रहेगा और हमारा भी हौसला बढ़ा रहेगा। हमने बहुत दिनों के बाद प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को हर महीने जुड़ता रहूं, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता रहूं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा मेंटेलिटी क्या है, उसी के हिसाब से प्रश्न लेकर के आएंगे तो आपको अच्छा जवाब मिलेगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।